Hello friends, what's up? How are you? I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS and in this video we will learn about herd immunity against COVID-19. So जो कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 की जो डिजीज़ है या जो पेंडेमिक है जो कि पूरे दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो देर आर वेरियस स्टडीज़ एंड सर्वेज जो कहते हैं कि क्या एंड कब जो कोविड-19 है उसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है या फिर हम ऑलरेडी ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पे हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं और ये शरीर में किस तरह से काम करते हैं। ओके, सो रिसेंटली देयर वाज अ सीरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली and it found that the presence of coronavirus specific antibodies in about 23% of the samples tested. So इस सर्वे में जितने ओवरऑल सैंपल्स टेस्टेड जो हुए थे उसमें अराउंड 23% लोग जो हैं उनके शरीर में कोरोना वायरस से रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज पाए गए थे। तो इसके आधार पे कुछ कंक्लूजन्स बनाए गए थे कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। The results of the survey are being interpreted to suggest that about 46 lakh people in Delhi could so far have been infected with the novel coronavirus. So इस स्टडी के आधार पर ऐसा कहा गया था कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें अराउंड 46 लाख पीपल जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो किसी न किसी तरीके से कोविड-19 से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनमें वापस रिकवर हो चुके हैं एंड दैट द हर्ड इम्यूनिटी कुड बी अप्रोचिंग। ओके, सो दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट। बट जो साइंटिस्ट है वो ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी होगा इस तरीके की कंक्लूजन ड्रॉ करना एंड बेस्ड ऑन जस्ट 1 or 2 सर्वेज वी शुड नॉट ड्रॉ सच ब्रॉड कंक्लूजन बिकॉज देर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक जो कोविड-19 का जो वायरस है वो भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और जो उसकी इन्फेक्शन रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी इतनी सारी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके बेसिस पे हमें इतनी जल्दी ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वैक्सीन किस तरह से काम करती है और हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ओके, सो लेट्स नो these things. So what was the serological survey about? The serological survey was meant to detect whether the person being tested had developed antibodies against the coronavirus. तो जितने भी लोगों को सैंपल सर्वे लिया गया था, जो इस सर्वे में सैंपल जिनका लिया गया था, उनका ये देखा जाना था कि उनके शरीर में कोरोना वायरस से रिलेटेड या कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप हो चुके हैं या नहीं। सिर्फ इसका यही मकसद था। सो द एंटीबॉडीज क्या होते हैं? दे आर द प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज जो है वो एक तरीके के प्रोटीन है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। जो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो तंत्र होता है, यानी कि जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी, तो उसके द्वारा ये प्रोटीन जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है टू फाइट द एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया दैट ट्राई टू एंटर द बॉडी। सो जो एक्सटर्नल जो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं जो शरीर में एंटर होकर और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द इन्फेक्शन हैज़ हैपेंड। तो एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद ही ये डेवलप होते हैं एंड दे आर स्पेसिफिक टू द अटैकिंग वायरस एंड द बैक्टीरियम। तो जो भी कोई पर्टिकुलर वायरस होता है वो पर्टिकुलर टाइप की बीमारी क्रिएट करता है। तो हर पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो है ये इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। ओके, so the presence of the antibodies therefore is an indication that an infection by that particular virus or the bacteria has already occurred. तो अगर किसी इंसान के शरीर में किसी भी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया से रिलेटेड अगर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसके शरीर में जो है वो इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और अब उसके वापस उससे इन्फेक्ट होने के बहुत कम चांसेज हैं। ओके, और अगर इन्फेक्ट हो भी जाता है तो शरीर की जो नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको खत्म कर देगी। The subsequent attempts to infect the body can be thwarted by these antibodies. Okay, so this is this overall concept of these antibodies is useful for GS3 paper. वहाँ पे directly भी question पूछा जा सकता है what are antibodies and how they helps the body in fighting the diseases. तो वहाँ पे हम इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन होते हैं या फिर क्या होते हैं या फिर उसके अलावा उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। जस्ट रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, हाउ डज द वैक्सीन वर्क? तो कोई भी जो वैक्सीन होता है किसी भी डिजीज़ के खिलाफ वो कैसे काम करता है, बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोकस है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है कोविड-19 के खिलाफ जो है वो एक वैक्सीन डेवलप करने का और दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। सो वैक्सीन जो है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। दे वर्क इन अ सिमिलर मैनर। वैक्सीन से होता क्या, दे इंजेक्ट हार्मलेस डोज ऑफ द वायरस और द बैक्टीरिया इनसाइड द ह्यूमन बॉडी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। तो हम जो है हार्मलेस यानी कि कुछ अमाउंट में या कुछ क्वांटिटी में वायरस या बैक्टीरिया जो होता है उसको ह्यूमन शरीर के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कमज़ोर अवस्था में होते हैं, ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उसकी वजह से जो आपके शरीर में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है और वो जो है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो चाहे पोलियो हो या फिर कोई और भी दूसरी डिजीज़ हो, बहुत सारी डिजीज़ होती है जैसे मीजल्स हैं या फिर जो न्यूमोनिया है, तो इन सब के खिलाफ जो टीकाकरण या जो वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों में, वो इसी वाली इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए किया जाता है। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। Then these antibodies can then fight off an actual attack by those virus और बैक्टीरिया, और जब उस डिजीज का जो एक्चुअल वायरस जो होता है जब वो बॉडी पे अटैक करता है तो वो उसको फाइट ऑफ कर लेते हैं और बिना बीमार हुए हम ठीक ही रहते हैं। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट पेंडेमिक द सीरोलॉजिकल सर्वे वाज कैरिड आउट टू एक्सेस हाउ वाइड स्प्रेड द कोविड-19 कुड हैव बिकम। तो अभी जो प्रेजेंट जो सर्वे था उसका मकसद यही था कि ये देखा जाए कि जो कोविड-19 है वो कितने लोगों में फैल चुका है, या जो उसका वाइड स्प्रेड जो कितना ये वाइड स्प्रेड हो चुका है, बस यही जानना इसका मकसद था। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरीवन, क्योंकि हम हर इंसान को तो टेस्ट कर नहीं सकते और बहुत सारे जो लोग हैं उसमें तो सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो टेस्टिंग करना बहुत ही मुश्किल है और इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल नहीं है। सो इट वॉज नॉट क्लियर हाउ मेनी पीपल इन द पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड, स्पेशली सिंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट शो एनी सिम्टम्स, and detecting antibodies in the random sets of the people are an indirect way of estimating the extent of the disease spread in the community। तो आपने ये देख लिया कि उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो डेवलप हुई है या नहीं है, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हो गया ये जानने के लिए कि कितने सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो दिस सर्वे शोड दैट अराउंड 23% पीपल इन दिल्ली हैव इन्फेक्टेड, बट अभी और इस तरीके के अलग अलग सर्वे करने पड़ेंगे टू गेट अ कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि सिर्फ एक सर्वे के आधार पर जो है वो हम पूरे कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डू एंटीबॉडीज इंश्योर इम्यूनिटी, तो क्या जो भी एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं उनसे इम्यूनिटी आ जाती है, ये क्वेश्चन है अगला। सो द आंसर इज दैट द mere presence of the antibodies does not mean that the person is protected against the disease। अगर किसी भी इंसान के शरीर में किसी भी वायरस या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, मौजूद हैं, प्रेजेंट है, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो गई है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि किस मात्रा में जो एंटीबॉडीज है वो अवेलेबल है, एंड जो सेकंड है कि वो जो एंटीबॉडीज अवेलेबल है क्या वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है या नहीं है। ओके, सो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वो एंटीबॉडीज होते हैं जो एक्चुअली फाइट करते हैं डिजीज से। आपके शरीर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर वो डिजीज से फाइट नहीं करते हैं तो दे आर नॉट द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, इन दैट केस they will not actually ensure the immunity। okay, so these two things are very important। the amount of the antibodies अगर बहुत कम amount में present है तो भी वो उससे fight नहीं कर पाएंगे, and second is the neutralizing antibodies। next is the serological survey are not designed to assess either the quantity of the antibodies or to detect the presence of the neutralizing antibodies। तो ये जो serological survey होते हैं इससे ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज है उनकी क्वांटिटी कितनी है और किस तरीके के हैं, वो न्यूट्रलाइजिंग है या न्यूट्रलाइजिंग नहीं है। तो ये जो है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो जो सीरोलॉजिकल सर्वे होते हैं उससे सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं कि उसके शरीर में उस डिजीज से रिलेटेड एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। दैट्स द ओनली conclusion we can reach। While there is no documented evidence of reinfection in the current pandemic, there were studies that indicated the neutralizing antibodies could lose their effect after the 4 months। तो हम बहुत सारी की बातें सुन रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, क्या एक बार कोरोना वायरस होने के बाद या जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद दोबारा होने की संभावना नहीं है या कितने दिन बाद में है। तो अभी भी इसके लिए कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन जनरली जो कुछ स्टडीज हैं वो कहती है कि एक बार अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो लगभग जो है वो 4 महीने तक आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और अगले आने वाले 4 महीनों में जो है आप इससे इन्फेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द हर्ड इम्यूनिटी। तो अब बेसिकली हम जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या चीज़ है। ओके, सो द हर्ड इम्यूनिटी इज अ स्टेज ऑफ एन एपिडेमिक इन विच सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन। एक ऐसा स्टेज आ जाता है किसी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक का या कोई भी बीमारी का कि जब कुछ लोग जो हैं जो नहीं इन्फेक्ट हुए हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके अराउंड दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इम्यूनिटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है ए एंड देयर इज अनदर पर्सन बी, तो अगर ये जो बी पर्सन इसके अराउंड बहुत सारे और लोग हैं सी डी ई, तो अगर ये सब इन्फेक्ट हो चुके हैं तो इनके शरीर में जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो इसके कॉन्टेक्ट में जितने भी ये आने वाले लोग हैं ये इस डिजीज को नहीं फैला पाएंगे। ओके, सो इन दैट केस जो मिस्टर बी हैं वो इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी।
सो एवरीवन इन द पॉपुलेशन ग्रुप डज नॉट नीड टू गेट इन्फेक्टेड बिफोर द एपिडेमिक इज ओवर। तो कोई भी बीमारी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी एक पॉपुलेशन ग्रुप में लोग हैं उन सब इन्फेक्ट होने के बाद ही वो बीमारी ओवर होगी। कुछ लोग उससे बीमार होंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे उनके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो जो संक्रमण का जो चेन होता है या जो साइकिल होता है वो रुक जाएगा और उसकी वजह से जो है वो एपिडेमिक खत्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो कब तक इस वाले स्टेज में पहुंच पाता है। तो once a certain proportion of the population gets infected, thus builds the immunity against the disease and the pandemic begins to slow down and eventually stops. This I have already explained using this example. Now the last question, what should that proportion be? अब ये तो हमें पता लग गया कि कुछ proportion जो है, अगर उस अमाउंट में अगर लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं आसपास के, तो कुछ लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शन होगा कितना, तो इसका कोई एक कंक्लूसिव आंसर नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि हर जो अलग अलग टाइप की बीमारी होती है और जो अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन होती है सेम ही बीमारी के अगेंस्ट, उनके लिए प्रोपोर्शन वेरी करता है। सो देयर इज नो वन क्लियरली नोज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स टू बी इन्फेक्टेड बिफोर द हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स और किक्स इन। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज एंड इन डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स। इन जनरल क्या होता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी होती है, दिस इज अनलाइकली टू हैपन बिफोर एटलीस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड। तो नॉर्मली कोई भी बीमारी होती है उसमें लगभग 50% लोग जब एक बार उससे बीमार हो जाते हैं तो ये हर्ड इम्यूनिटी अप्रोच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो मीजल्स होता है यानी कि जो खसरा होता है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी जो है वो तभी पहुंचती है जब ऑलमोस्ट 85% टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो अटेन कर लेती है इम्यूनिटी। ओके, सो दिस इज वेरी ह्यूज प्रोपोर्शन। लगभग 90% लोग बीमार होने के बाद ही जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। इन सम अदर डिजीज द थ्रेशोल्ड कुड बी लोअर। ओके, कुछ बीमारियों में जो है वो ये अमाउंट कम हो सकती है। फॉर द कोविड-19 डिफरेंट स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट बिटवीन 55 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन would need to be infected before herd immunity would develop। तो although there are no conclusive proof, but some studies suggest कि अगर 55 से 70% लोगों के अंदर अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो आगे फैलने से रुक जाएगा। So it is extremely difficult to determine the level of disease spread necessary for the herd immunity when the epidemic is still raging। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि अभी जो एपिडेमिक है ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, अभी ये बहुत जो है लगभग शुरुआती स्टेज में है, अभी एकदम पूरी तरीके से जो मेच्योर स्टेज में पहुंचा नहीं है, इसलिए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये कब तक जो है वो इसका संक्रमण जो है वो रुक जाएगा। एवरी पैरामीटर इन दिस कैलकुलेशन इज डायनेमिक। अभी जो भी पैरामीटर है वो सब डायनेमिक है एंड इवॉल्विंग राइट नाउ। ओनली आफ्टर द एपिडेमिक इज ओवर कैन वी रिलायबली एस्टिमेट एट वॉट पॉइंट डिड हर्ड इम्यूनिटी टेक ओवर। तो जब एक बार ओवर हो जाएगा उसके बाद ही हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है, नॉट अनुमान लगा पाएंगे, एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन इन्फेक्ट होने के बाद जो है वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द concept of herd immunity and antibodies and the vaccination. I hope these things are clear to you and I certainly believe that कि जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन्हें पूछे जाएंगे, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज विच वी आर फेसिंग नाउ। और जो साइंटिफिक तरीके से या फिर जो उसके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इफेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन हो रहा है या फिर जो जॉबलेसनेस जो हो रही है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यूपीएससी या फिर कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है हर डिफरेंट फील्ड में उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी इस तरीके का आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में आता है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। नाउ आई थिंक दैट आई वॉज रियली able to explain the concepts in a very simple way. So if you feel the same, then please like the video. You can also share it with your other friends, those who are preparing for the exam। और ये तो इतना सिंपल वीडियो है कि आप जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं अगर आप उनको भी शेयर करते हैं, वो देखते हैं, तो उनकी भी जो नॉलेज एनहांस हो जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ला एजुकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।